नमस्कार, मैं हूं अनुपम शर्मा। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने पीएमओ, एनएससीएस और कैबिनेट सचिवालय वाले नए प्रशासनिक कॉम्प्लेक्स का नाम रखा सेवा तीर्थ। बांग्लादेश चुनाव में बीएनपी को बहुमत, तारिक रहमान के प्रधानमंत्री बनने की राह लगभग तय। विपक्ष और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया भी सामने। बजट सत्र के 13वें दिन लोकसभा कार्यवाही हंगामे के बीच रुकी। निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी के खिलाफ सब्स्टिट्यूट मोशन पेश किया। केंद्रीय सरकार का मोशन फिलहाल स्थगित किया। किरण रिजिजू ने राहुल गांधी पर नियम उल्लंघन का आरोप लगाया। बिहार विधानसभा पोर्ट में विपक्ष का प्रदर्शन, कानून व्यवस्था पर सवाल। फुलवारी में छात्रा घटना पर राबड़ी देवी ने कार्रवाई की मांग की। खबरें विस्तार से। नरेंद्र मोदी ने पीएमओ, एनएससीएस और कैबिनेट सचिवालय को करने वाले नए प्रशासनिक कॉम्प्लेक्स का नाम सेवा तीर्थ रखा है। इस कॉम्प्लेक्स में प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय और कैबिनेट सचिवालय जैसे शेष सरकारी संस्थान एकीकृत रूप से कार्य करेंगे, जिससे निर्णय प्रक्रिया, समन्वय और प्रशासनिक दक्षता को और मजबूत करने का लक्ष्य है। अब खबर बांग्लादेश से। बांग्लादेश में गुरुवार को हुए आम चुनाव में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी को स्पष्ट बहुमत मिला है। 299 सीटों में से बीएनपी ने 165 सीटें जीती, जिससे पार्टी अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के पुत्र तारिक रहमान के प्रधानमंत्री बनने की संभावना लगभग तय दिख रही है। रहमान ने 2 सीटों पर चुनाव लड़ा और दोनों में जीत हासिल की। जमात इस्लामी के नेतृत्व वाले 11 दलों के गठबंधन को 45 सीटें मिली हैं, जबकि अन्य दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों ने 3 सीटें जीती। अब तक 206 सीटों के नतीजे घोषित हो चुके हैं। मतदान दोपहर 2 बजे तक 48% दर्ज किया गया, जो शाम लगभग 4:30 बजे तक चला। भारत में रह रही पूर्व बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना ने चुनाव को फर्जी और असंवैधानिक बताया। इस पर शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने तारिक रहमान को बधाई भी दी और उम्मीद जताई कि वे डेमोक्रेसी और भारत बांग्लादेशी रिश्तों को सुधारेंगे। कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने भी बीएनपी की जीत और तारिक रहमान को बधाई देते हुए सहयोग और प्रगति की कामना की। बिल्कुल, मैं बधाई देती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि रहमान जी, जो बांग्लादेश ने उनको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है, वो जिम्मेदारी उनको तब मिली है जब इतनी सारे प्रोटेस्ट हुए, इस तरीके की माहौल बना जो इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था को उनके तहस नहस किया है। वो डेमोक्रेसी का फिर से पुनर्स्थापन करेंगे। और जो इंडिया बांग्लादेश के रिश्ते रहे हैं, एक चिट्ठी भी उनकी माताजी की तरफ से आई थी उनके अनफॉर्चुनेट डेथ से पहले, जहां पे उन्होंने आश्वासन दिया था कि इंडिया और बांग्लादेश के टाई स्ट्रांग रहे हैं और आने वाले समय में भी उस पर काम किया जाएगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ अब डेमोक्रेसी बहाल होने के बाद जो हमारे लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप्स हैं वो फिर से सही गति पकड़ेंगे और जो बैड इन्फ्लुएंसेस हैं इस रीजन के, खास करके पाकिस्तान, उससे ये लोग थोड़ा दूरी बनाए रहेंगे। बांग्लादेश में नई सरकार आ रही है बीएनपी की, जिसका नेतृत्व खालिदा जिया के बेटे रहमान साहब करेंगे, तो उनको हम बहुत मुबारकबाद देते हैं। और मुझे लगता है लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुन के आई सरकार, हालांकि अवामी लीग को इसमें शामिल नहीं होने दिएगा चुनाव में, लेकिन फिर भी जो सरकार आई है वो एक पॉलिटिकल जो है पार्टी की सरकार है, तो हम उसका बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है मिस्टर रहमान जो है भारत के साथ मिलके एक सहयोग के वातावरण में दोनों मिलके इस क्षेत्र में जो है प्रगति के रास्ते पर बढ़ेंगे और बांग्लादेश के साथ जो हमारी दोस्ती पहले की थी वो दोस्ती बरकरार रहेगी, क्योंकि बांग्लादेश बनने और उसकी आजादी के लिए भारत का सबसे बड़ा बजट सत्र के 13वें दिन लोकसभा की कार्यवाही हंगामे के कारण करीब 10 मिनट ही चल पाई। सदन शुरू होते ही विपक्षी सांसदों ने हरदीप सिंह पुरी के इस्तीफे की मांग को लेकर नारेबाजी की, जिसके बाद कार्यवाही स्थगित कर दी गई। दोपहर 12 बजे दोबारा बैठक शुरू होने पर हंगामे के बीच शिक्षा और कानून मंत्रालय से जुड़े कुछ विधेयक पेश किए गए। फिर पीठासीन अध्यक्ष संध्या रॉय ने सदन को 9 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया है। बजट सत्र 2 चरणों में आयोजित हो रहा था। पहला चरण 28 जनवरी से 13 फरवरी और दूसरा चरण 9 मार्च से 2 अप्रैल तक चलेगा। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगाते हुए
लोकसभा में सेंसिटिव मोशन पेश किया और उनकी सदस्यता समाप्त करने व आजीवन चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध की भी मांग कर डाली। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि सरकार ने मोशन लाने का फैसला किया था, लेकिन राहुल गांधी ने नियमों का उल्लंघन किया और एक अनपब्लिश्ड किताब का गैर कानूनी तरीके से उल्लेख किया। उन्होंने अपने बजट भाषण में भी कई बातें कही, जैसे देश बेच दिया और प्रधानमंत्री के लिए अनुचित शब्दों का भी प्रयोग किया गया। मंत्री ने बताया कि प्राइवेट मेंबर निशिकांत दुबे ने एक सेंसिटिव मोशन लाया है, इसलिए सरकार का मोशन फिलहाल हटा दिया गया। अब यह तय किया जाएगा कि मोशन को प्रिविलेज कमेटी, एथिक्स कमेटी या सीधे हाउस में चर्चा के लिए लाया जाए। पहले तो सरकार ने तय किया था कि एक मोशन मूव करेंगे और राहुल गांधी ने जो नियम तोड़कर और इलीगल तरीके से जो किताब पब्लिश ही नहीं हुआ उसका जिक्र करना और साथ में कई चीजों का बजट स्पीच में भी बोला है उन्होंने, जो देश बेच दिया और अनाप शनाप बातें की, प्रधानमंत्री जी के बारे में बहुत गलत शब्दों का इस्तेमाल किया। कई मुद्दे हैं जिस पे हम उसको एक नोटिस देना चाहते थे। हमारे प्राइवेट मेंबर निशिकांत दुबे ने एक सब्सटेंटिव मोशन लाया है, तो इसलिए मैंने कहा कि सरकार जो मोशन लाना था उसका हम अभी ड्रॉप किया है। तो एक प्राइवेट मेंबर ने मोशन लाया है, तो कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मोशन ला सकते हैं। तो एक सब्सटेंटिव मोशन लाया है, तो हमने सोचा कि इसको एडमिट होने के बाद हम तय करेंगे स्पीकर साहब से बात करके कि प्रिविलेज कमेटी में या इसको एक एथिक्स कमेटी में या सदन में सीधा हम इसको ला सकते हैं चर्चा के लिए भी। तो वो देखेंगे, अभी कोई तय नहीं हुआ। बिहार विधानसभा पोर्टिको में विपक्षी विधायकों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। हाथों में पोस्टर और बैनर लेकर उन्होंने बिहार में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए और न्यायपूर्ण कार्रवाई की मांग की। इसी बीच पटना के फुलवारी में हुई लड़की को हॉस्टल की छत से फेंकने की घटना पर राबड़ी देव ने कहा कि आरोपी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने पुलिस की जांच प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए और कहा कि रोजाना हत्याएं, अपहरण और बलात्कारी जैसी घटनाएं घट रही हैं। वहीं सम्राट चौधरी ने चेतावनी दी कि यदि अपराध नहीं रुके तो वे इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। तो सरकार को कार्रवाई करना चाहिए, धरपकड़ करना चाहिए। सम्राट चौधरी कहते हैं कि हम 24 घंटा में पकड़ के और उसको सजा दिलवाएंगे, आना तो इस्तीफा देंगे, नहीं पकड़ाएगा तो कहाँ इस्तीफा दे रहे हैं। रोज दिन हो रहा है, आज दिन हो रहा है, सभी जिला में हो रहा है। लड़की को बलात्कार हो रहा है, अपहरण हो रहा है, मर्डर हो रहा है। क्राइम कहाँ रोकता है? क्राइम रोकने वाला इस सरकार में नहीं है। तो सम्राट साहब को इस्तीफा देना चाहिए। इस्तीफा देना चाहिए, खुद अपने बोल रहे हैं, हम लोग नहीं बोल रहे हैं, विरोधी नहीं बोल रहा है, वो अपने खुद बोलते हैं कि 24 घंटा में नहीं पकड़ाएगा तो हम इस्तीफा करेंगे। तो कहाँ कर रहे हैं? रोज दिन हो रहा है। दरभंगा में 2 गो हो गया, वो दिन एक हम लोग आवाज उठाता है। बिहार में कानून व्यवस्था पर लगातार सवाल उठते आए हैं। इस पर राष्ट्रीय लोक मोर्चे के विधायक दल के नेता माधव आनंद ने कहा कि छोटी छोटी घटनाओं को ज्यादा हाईलाइट करना उचित नहीं है, फिर भी वे निंदा करते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि कानून काम कर रहा है और जो भी अपराध करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, उनको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के विधायक दल के नेता माधव आनंद जी हैं। लगातार कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया जा रहा है। आज ही पत्रकार की एक जो है सिवान में हत्या कर दी गई। पटना सिटी में जो है आपसी विवाद में गोली मारकर हत्या कर दी गई। देखिए, सरकार संवेदनशील है। एक भी घटना घटित न हो राज्य में सरकार पूरी तरह यही कोशिश करे। आदरणीय गृह मंत्री जी लगातार समीक्षा बैठक कर रहे हैं और अपराध पे कैसे लगाम लगाया जाए। लगाम नहीं, यानी एक भी घटना घटित नहीं अपने राज्य में हो, सरकार जो है उस पर काम कर रही है। आने वाले टाइम में निश्चित रूप से आपको इसका असर भी देखने को मिलेगा और शासन प्रशासन का खौफ कैसे ऐसे तत्वों के बीच में हो, सरकार उस पर भी काम गंभीरता से कर रही है। सुशासन बाबू की सरकार है, यह मानना पड़ेगा। 2005 से पहले की स्थिति और आज की स्थिति में आकाश पाताल का अंतर है। हम घटना घटित हो रही है उसको जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं, कोई व्यक्ति जस्टिफाई नहीं कर सकता, लेकिन घटना घटित हो रही है तो उस पर लगाम लगाने की भी कोशिश हो रही है। जो लोग दोषी हैं उसको सलाखों के पीछे भी सरकार भेजने का काम कर रही है। नीट छात्रा में जो है सीबीआई जो हैंड ओवर ले लिया है सारे केस को और बिहार पुलिस से तमाम फाइलें भी मांगी है। निश्चित रूप से अब तो अच्छी बात है, सीबीआई जो है एक्सेप्ट की है केस को। सीबीआई जो है इंक्वायरी करेगी
निर्धारित समय में वो अपना इन्वेस्टिगेशन पूरा करके समक्ष भी रखने का काम करेगी। दूध का दूध, पानी का पानी होगा। जो लोग भी इसमें दोषी होंगे उनको सजा जो है सो CBI देने का काम करेगी। ये थे राष्ट्रीय लोक मोर्चा के विधायक दल के नेता माधव आनंद जी। साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं कि CBI जो है नीट छात्रा मामले की जो है संज्ञान ले लिया है, उसमें जो दोषी होगा उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। कैमरा पर्सन विकास के साथ विवेक रंजन, राष्ट्रीय समाचार, पटना। अब खबर पटना से। पटना के फुलवारी शरीफ थाना क्षेत्र में एम्स गोलंबर के पास एक कोचिंग संस्थान की छत से 12वीं की छात्रा संदिग्ध परिस्थितियों में नीचे गिर गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घायल अवस्था में उसे तत्काल एम्स ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतका जानीपुर थाना क्षेत्र की रहने वाली थी। परिजनों ने इसे हत्या करार दिया और आरोप लगाया कि 2 लड़कों ने उन्हें कोचिंग के 3रे तल्ले पर ले जाकर नीचे फेंका है। परिजन दावा कर रहे हैं कि पूरी घटना CCTV कैमरे में कैद है। पुलिस ने आसपास के CCTV फुटेज जब्त कर पूरे मामले की जांच शुरू कर दिया और कोचिंग संचालक एवं मौजूद लोगों से पूछताछ कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। अब खबर मोतिहारी से। मोतिहारी पुलिस ने शहर में संचालित एक सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया है। प्रशिक्षु DSP कुमार प्रियंका को लिखित आवेदन के बाद SP स्वर्ण प्रभात के निर्देश पर प्रशिक्षु IPS हेमंत सिंह के नेतृत्व में विशेष टीम ने छापेमारी की। छापेमारी में 4 महिलाएं और 2 दलाल पुरुष गिरफ्तार किए गए। मौके से नकदी, स्कैनर मशीन, आधार कार्ड और कथित शक्ति बढ़ाने वाली दवाएं और अन्य आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुई है। पुलिस जांच कर रही है कि बरामद सामग्री का किसी तरह की धोखाधड़ी या फर्जीवाड़े से संबंध तो नहीं। सभी आरोपियों से पूछताछ जारी है और नेटवर्क में शामिल अन्य लोगों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। पुलिस ने कहा कि अवैध गतिविधियों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। मुंबई से एक बड़ी खबर सामने आई है। मुंबई के लोअर परेल स्थित पश्चिम रेलवे वर्कशॉप में मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों की डबल डेकर कोच में आज सुबह 11 बजे आग लगने की घटना सामने आई है। फिलहाल आग लगने के कारणों का तो पता नहीं चल सका। हालांकि प्राथमिक जानकारी के मुताबिक मौके पर मौजूद कर्मचारियों और दमकल विभाग की टीम ने समय रहते आग पर काबू पा लिया। राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी भी तरह की जनहानि नहीं हुई है। फिलहाल संबंधित विभाग पूरे मामले की जांच में जुटा हुआ है। नोएडा के सेक्टर 70 इलाके में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक तेज रफ्तार कार अचानक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बने नाले में जा गिरी। हादसा उस वक्त हुआ जब वाहन चालक कार पर नियंत्रण खो बैठा। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक कार अचानक डगमगाई और सीधे नाले में जा गिरी। गनीमत यह रही कि उस समय सड़क पर ज्यादा भीड़ नहीं थी, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। पुलिसकर्मियों ने स्थानीय लोगों की मदद से कार में फंसे चालक को सुरक्षित बाहर निकाला। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार चालक को हल्की चोटें आई और उसे प्राथमिक उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल भेजा गया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि प्रथम दृष्टया हादसे की वजह तेज रफ्तार और वाहन से अनियंत्रण खोना है प्रतीत हो रहा है। मामले की जांच की जा रही है और वाहन को नाले से बाहर निकालने की कार्रवाई की गई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। गोलू, कल यहाँ पे एक गाड़ी फंस गई थी सर। उसके बाद हम यहाँ पे मिट्टी पड़ी हुई है, मिट्टी के ऊपर गाड़ी खड़ी तो फिसलती हुई नाली में चली गई। उसके अंदर एक व्यक्ति बैठा था जो उसने आवाज़ भी नहीं लगाई, मगर हम यहाँ पे खड़े थे तो जब देखे थे 15-20 लोग इकट्ठे कर लिए थे। फिर गाड़ी को निकालने की कोशिश कर रहे थे। जब गाड़ी नहीं निकली तो उसके बाद मैं ट्रैक्टर लेकर आया था। उसके बाद टूचिंग लगाई थी, फिर भी गाड़ी नहीं निकल रही थी। उसके बाद 15-20 लोगों ने धक्का लगाया था, फिर टूचिंग करी थी। उसके बाद गाड़ी निकल गई थी। वो कितना गहरा है नाला? करीब 3-4 फीट गहरा है। ये कल ही गिरी कि और भी गाड़ी कैसे गिर सकती है? ऐसे हादसे होते रहते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ खुला सा थोड़ा वो एक सर्विस रोड है। यहाँ पे भीड़ भी बहुत ज़्यादा रहती है, तो यहाँ एक नए हादसे होते रहते हैं 2-4-10 दिन में। कोई घायल तो नहीं हुआ था? नहीं, उसमें कोई घायल नहीं हुआ था। दोनों जो भी उसके अंदर था सेफली बाहर निकल गए थे, निकाल लिए गए थे उन्हें। क्या मांग करेगा? अठौती क्या, यहाँ पे कुछ वैसी चीज़ें लगा दो जो पब्लिक को देखने चाहिए।
या फिर कोई ऐसी चीज़ें लगा दो जो पब्लिक कि देख लेवे कि यहाँ गड्ढा है, या फिर कोई एथोराइज या वेरियल पेरियल को निकाल देगा तुमको। करीब करीब 1-1.5 घंटे लग गए थे निकालने में। अब खबर हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश के रामपुर में आस्था और परंपरा का अद्भुत संगम देखने को मिला, जहां मान्यता के अनुसार देवता दुर्मुख अपनी स्वर्गीय यात्रा से वापस लौटे हैं। श्रद्धालुओं का मानना है कि देवता दुर्मुख हर वर्ष दिव्य यात्रा से लौटकर आने वाले वर्ष के लिए भविष्यवाणियां करते हैं। सुबह से ही मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। ढोल, नगाड़ों और पारंपरिक वाद्य यंत्रों की गूंज से के बीच देवता दुर्मुख का भव्य स्वागत किया गया। भक्तों ने पूरे श्रद्धा भाव से देवता के दर्शन किए और सुख समृद्धि की कामना की। इस अवसर पर देवता प्रतिनिधि मोतीलाल शर्मा ने बताया कि देवता दुर्मुख की भविष्यवाणियों को क्षेत्र में अत्यंत महत्व दिया जाता है। परशुराम मंदिर समिति के अध्यक्ष खेलचंद नेगी ने जानकारी दी कि यह परंपरा बरसों से चली आ रही है और स्थानीय लोग इसे अपनी आस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा मानते हैं। उन्होंने कहा कि देवता की भविष्यवाणी के आधार पर ही कई सामाजिक और धार्मिक निर्णय लिए जाते हैं। हर वर्ष की तरह इस बार भी देवता दुर्मुख की वापसी को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। श्रद्धालुओं का विश्वास है कि देव कृपा से आने वाला वर्ष क्षेत्र के लिए मंगलमय और खुशहाली भरा होता है। नेगी, प्रधान परशुराम मंदिर कमेटी डंसा। आज 1 महीने के बाद हमारे देवता स्वामी मुख स्वर्ग से पधारे हैं और जो फंक्शन हुआ है इसमें इन्होंने भविष्यवाणी की है कि जो मिट्टी हमारी ये खरसों के नीचे बैठी है, इसका मतलब ये है कि हाइट में फसल अच्छी होने की संभावना है और ओलावृष्टि भी हो सकती है और बारिश की भी अभी तो नहीं है, पर कुछ दिनों के बाद जो बारिश काफी हो सकती है। नाम बताओ। मेरा नाम मोतीलाल शर्मा है। मैं देवता साहब का घरिया हूँ और जठराऊ नाम से इलाके में मुझे बोला जाता है। और आप पूछिए कि मतलब क्या कहना चाहिए। देवता साहब ने भविष्यवाणी की है कि पूरे इलाके के बीच में फसल और मौसम सम रहेगा, अधिक बारिश नहीं होगी, अधिक कोई ऐसी कुछ नुकसान नहीं होगा, सम रहेगा। साल फसल भी मीडियम ही रहेगा। अब खबर केरल से। केरल प्रतिनिधिमंडल, जिसमें त्रिवंतपुरम नगर निगम के नवनिर्वाचित भाजपा पार्षद और राज्य के अन्य नागरिक प्रतिनिधि शामिल थे, आज दिल्ली बीजेपी मुख्यालय पहुंचे और दिल्ली की मुख्यमंत्री से मुलाकात की। इस मौके पर रेखा गुप्ता ने कहा कि केरल में बदलाव की लहर चल रही है और राज्य प्रगति की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि बीजेपी पार्षदों का आगमन केरल के विकास का प्रतीक है और हिंसक राजनीति के स्थान पर अब विकास की लहर है। रेखा गुप्ता ने यह भी कहा कि विकसित केरल में सब कुछ बेहतर होगा और बीजेपी बड़े पार्टी के रूप में जनता के सामने होगी। मैं ये समझती हूँ कि केरल में इतनी बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों का चुन के आना, जनप्रतिनिधियों का बनना कहीं ना कहीं परिवर्तन की आहट है। उस नई सुबह का आगाज है जो कि केरल में बड़ा बदलाव लेके आने वाली है। केरल जो वर्षों से उस चुंगल में फंसा था जहां ना डेवलपमेंट हो पा रही थी, ना जनता को अवसर मिल पा रहे थे और हिंसक राजनीति से ग्रसित केरल हमेशा पिछड़ता रहा। मुझे उम्मीद है इस नई सुबह के साथ केरल में, विकसित केरल में डेवलपमेंट भी होगी, डिग्निटी भी होगी और सिक्योरिटी भी होगी। पूरे देश के साथ मिलकर के, विकसित भारत के साथ मिलकर के विकसित केरल आगे होगा और भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी भूमिका में आने वाले समय में दिखाई देगा। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा ने 14 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले तैयारियों का रिव्यू किया। प्रधानमंत्री मोदी डिब्रूगढ़ जिले के चाबुआ डिब्रूगढ़ मॉडर्न रोड पर पहली हाईवे बेस्ट इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप का उद्घाटन करेंगे। मुंबई में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कई मुद्दों पर तीखा बयान देते हुए कहा कि शहर को बांग्लादेशी मुक्त बनाया जाएगा और जिन लोगों के पास आधार या अन्य सरकारी दस्तावेज हैं उनकी सख्त जांच पर सत्यापन किया जाएगा।
अवैध पाए जाने पर दस्तावेज रद्द कर संबंधित लोगों को वापस भेजने की कार्रवाई होगी। उन्होंने वंदे मातरम पर सवाल उठाने वालों पर भी निशाना साधते हुए कहा, यह राष्ट्रगान है और स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान से जुड़ा है, इसलिए हर नागरिक को इसका सम्मान करना चाहिए। शिंदे ने 2019 की राजनीतिक घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि उद्धव ठाकरे पर भी हमला किया और बोला कि जब बाला साहेब ठाकरे की विचारधारा छोड़ी गई तभी सत्ता परिवर्तन हुआ। वहीं राहुल गांधी के इंडिया यूएस ट्रेड एग्रीमेंट संबंधी बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि देश प्रगति कर रहा है और विदेश में प्रधानमंत्री की आलोचना करना देश हित के खिलाफ है। इन बयानों के बाद राज्य की राजनीति और बहस तेजी होती दिख रही। मातरम से क्या एलर्जी है? वंदे मातरम ये राष्ट्रगान है। ये वंदे मातरम कहते कहते हमारे देशभक्त स्वातंत्र वीर उन्होंने बलिदान दिया है, देश को आजादी दिलाई है। ये राष्ट्रगान है। वंदे मातरम, मातृभूमि को वंदन करना, इसमें क्या गलत है? और इसलिए वंदे मातरम सभी लोगों को 2019 में उन्होंने जब बाला साहब ठाकरे जी के विचार छोड़ दिए, इसलिए तो हमने सरकार बदल दिया। सरकार बदल के लोगों के, जनता के दिल का सरकार लाया है और इसीलिए हम बाला साहब ठाकरे जी के विचार को आगे बढ़ा रहे हैं, डेवलपमेंट को आगे बढ़ा रहे हैं। इसलिए 3.5 सालों में जो राज्य सरकार ने, महायुति ने काम किया है, इसका नतीजा क्या है? हम महायुति विधानसभा में 1 साइड जीत गई, नगर परिषद में जीत गई, महापालिका में जीत गई, अभी जिला परिषद में जीत गई। तो महायुति को पीछे जो हम बाला साहब ठाकरे जी को विचार को आगे बढ़ा रहे हैं, अभी उन्होंने अपना असली चेहरा दिखाया है। बांग्लादेशी मुक्त मुंबई करना है। बांग्लादेशी जो है, जहाँ कुछ आधार कार्ड उन्होंने लिए हुए, कुछ गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट उन्होंने लिए, उसकी जांच होगी और बिल्कुल वो सब जो कागजात है, जो आधार कार्ड जैसे, वो उसको वेरीफाई किया जाएगा, रद्द किया जाएगा और बांग्लादेशी को बाहर निकल जाएगा। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए नमस्कार।